गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में बेटा हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, स्टेरिक नंबर पढ़ा था। स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखा था और स्टेरिक नंबर के दो फॉर्मूले थे, याद है? एक फॉर्मूला हमने दिया था आपको स्टेरिक नंबर का, जिसे लेविस स्ट्रक्चर से आपको निकालना था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर अगर आप कर देंगे तो ये आपका स्टेरिक नंबर आ जाएगा। और दूसरा हमने आपको एक और फॉर्मूला दिया था, ये सेंट्रल एटम के लिए था, जिसमें सिंगल सेंट्रल एटम है। वहां के लिए हमने आपको फॉर्मूला दिया था V प्लस M माइनस P प्लस N, ऐसा था, बाय 2। चेक कर लीजिए जरा। हाँ, इसमें जो गड़बड़ होती है वो ये P और N के प्लस माइनस में ही होती है बेटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए माइनस क्यों कर रहे हैं, P को समझिएगा। उतने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तब आपका पॉजिटिव चार्ज है। P इज पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और जो बॉन्ड बना रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहे हैं। उसमें से जो पॉजिटिव या नेगेटिव है उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज्यादा होंगे, वो निकाल के आप 2 से डिवाइड कर दे रहे। तो बेसिकली आप नेट में यस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बना रहे हैं। ठीक, अच्छा जल्दी से एक सिंपल सा, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, एक बार फिर से देखते हैं। CH4 को देखिए, CH4 का स्टेरिक नंबर सिंपली आप कह सकते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। ओके, तो 4 आ गया, और 4 का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। किसी को डाउट तो नहीं? जैसे ही आपने का sp3, आपने का इसका शेप टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, ओके। एक और देख लेते हैं बेटा, जल्दी से इसका कैलकुलेट कीजिए NH3 का। हाँ, अब देखिए जैसे ही मैं NH3 लिख रहा हूं, आपके दिमाग में वो लेविस स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि भाई इसके पास यहां पर लोन पेयर होंगे। समझ में आया? तो अब आपसे अगर मैं कहूं स्टेरिक नंबर कितना, दोनों मेथड से निकाल लीजिए। यस, तो सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड आए प्लस 1 लोन पेयर आया, टोटल आपके पास 4 हो गए। ये भी आपका sp3 बना। क्लियर? अच्छा, आपने कहा नहीं सर हम दूसरा वाला फॉर्मूला, ओके वहां पे देखिए, सेंट्रल एटम कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में V कितना? 5, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 है, ओके। सिंगल बॉन्ड वाले कितने शेयर हैं? +3। चार्ज कितना है? 0, लिख नहीं रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आया? 4। 4 से हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3। कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये आपके लिए H2O, जल्दी से इसका स्टेरिक नंबर निकालो H2O का, फिर आगे बात करेंगे। अब बेटा अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड H ऐसे होगा, और साथ में आपके पास 2 लोन पेयर होंगे। तो आपको क्लियरली दिख रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और आपके पास 2 लोन पेयर है। टोटल मिला के स्टेरिक नंबर आ गया 4। यहां 4 लिख दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। अब ध्यान दीजिएगा, CH4 NH3 H2O सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, देख रहे हैं आप? लेकिन लोन पेयर का डिफरेंस है, लोन पेयर का डिफरेंस है। अच्छा, आप में से कोई कहे सर अगर हम फॉर्मूला यूज करना चाहें तो देखिए V कितना ऑक्सीजन के लिए? 6। ठीक है, हाँ सिंगल बॉन्ड वाले एटम जो है वो 2 हो गए, 2 H एटम है, एक ये हो गया एक ये हो गया। क्लियर? डिवाइडेड बाय 2, यहां से भी आंसर 4 आएगा, तो sp3 ही बन रहा है। ओके, इसका मतलब ऑर्बिटल कितने होंगे? 4 ऑर्बिटल होंगे भाई। हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, चाहे आप CH4 की बात कीजिए, चाहे आप NH3 की बात कीजिए, चाहे आप H2O की बात कीजिए। डिफरेंस क्या होगा बेटा? ये जो 2 लोन पेयर आपको दिख रहे हैं ना, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में,
ठीक है। हाँ, तो अब इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, जरा इसको देखते हैं। हाँ जी, यहां पे अगर आप देखें बेटा, तो आपको ये आपके पास, मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूं, ये H है, ये H है, ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ये आपका एक ऑर्बिटल होगा, ये आपका एक ऑर्बिटल होगा, ओके पास, ठीक। और यहाँ पे आपके दो ऑर्बिटल होंगे जिसमें दो लोन पेयर। फाइन, अभी मैंने ऐसे बना दिया, बट एक्चुअल में मुझे इसे कैसे बनाना चाहिए था? अब तो हमें शेप भी पता है, टेट्राहेड्रल बनाना चाहिए था। ये आपको इस शेप का दिख रहा है, एक एक्चुअल में इसके पीछे कहीं जाएगा ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल ऐसे आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अमोनिया में देखिए, अमोनिया में ये बना दें, ठीक। यहां पर आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये आपके लोन पेयर हो गए। क्लियर है? और CH4 में बनाएंगे तो 0 लोन पेयर आएगा, सबके सब बॉन्ड आएंगे। इज इट क्लियर? यहां पे H2O में अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो लोन पेयर होंगे, एक ही सा स्ट्रक्चर होगा, बस कहानी किसकी होगी? लोन पेयर की और बॉन्ड पेयर, ठीक। तो जो बॉन्ड पेयर है उसको तो आप एक रॉड टाइप, स्टिक टाइप दिखाएंगे, यस। और आगे बेटा एक और चीज आएगी, दैट इज नोन एज ज्योमेट्री। तो ध्यान रखिएगा, जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो लोन पेयर कंसीडर नहीं होते, क्योंकि वो दिखाई नहीं देंगे। लोन पेयर नॉट कंसिडर्ड, ठीक। हाँ, तो जब आप ज्योमेट्री की बात करेंगे तो आपको H2O की ज्योमेट्री कुछ ऐसी दिखाई देगी, V लिखा हुआ, ठीक है, यस। और अमोनिया की ज्योमेट्री कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब ये शेप समझ में आ रहा है आपको? ये शेप क्या है? ये शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये देखिए, एक ट्राइंगल बना और इसको आपने टॉप पे कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका बना ट्राइगोनल पिरामिडल। ये टेट्राहेड्रल बना बेटा, ये समझ में आया? हाँ, ये नॉर्मल शेप जो टेट्राहेड्रल हमने पढ़ा था वो शेप वैसा ही आया, बट अमोनिया में ज्योमेट्री चेंज हो गई। शेप तो वही रहा, लेकिन एक जगह कौन आया? लोन पेयर आया, और लोन पेयर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखिएगा। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, हाँ, क्योंकि ज्योमेट्री और शेप अभी आगे पढ़ेंगे, VSE PR थ्योरी, उसमें आएगा। NO3 माइनस का आप मुझे स्टेरिक नंबर बता दीजिए। आप जो सा मेथड यूज करना चाहें उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लेविस स्ट्रक्चर पे देखें तो हमारे पास N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और लोन पेयर एक डोनेट होता था O को, इस तरह से बनता था। फाइन। अब ध्यान रखिएगा, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, वो लोन पेयर तो शेयर हो चुका है, ठीक। ओके, अब अगर आपने कहा कि सर हम स्टेरिक नंबर को फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने ढूंढा सेंट्रल एटम, आपने कहा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, V कितना है? 5। M कितना है? 0। मोनोवेलेंट कोई है ही नहीं, वो तो डाइवेलेंट होता है। ओके, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। नेगेटिव चार्ज कितना है? 1। -1 मत लिखना, ठीक है, नेगेटिव चार्ज लिखना है आपको केवल। ओके, अब आपका फॉर्मूला क्या था? स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू V प्लस M माइनस P प्लस N बाई 2। रखिए, 5 प्लस 0 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 आ गया, आया। और जैसे ही आपके पास 3 आया, आपने कहा ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए, कोई आप में से कह सकता है नहीं सर, सिंगल सेंट्रल एटम था, हम तो सिग्मा वाला रूल यूज करते। तो सिग्मा बॉन्ड ये रहा,
सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और एक सिग्मा बॉन्ड इसे भी कंसीडर करेंगे क्योंकि लोन पेयर देने के बाद तो ये बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितने, 0। कहानी समझ आई? तो यहां से भी आपका स्टेरिक नंबर 3 ही आएगा, और जब 3 स्टेरिक नंबर आया तो आप क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो चाहे आप फॉर्मूला यूज कीजिए और दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, 2 फॉर्मूले आपको दिए हुए, ठीक है। ओके, चलिए एक और देख रहे हैं, ओके, उसको अभी कवर कर लेंगे। SF6 देखिएगा। हाँ, ये आपको लेवल स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला केस था, ठीक है। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ओके। अगर आपको याद हो तो S इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसने 6 बॉन्ड्स बना लिए थे, याद आया? SF6 ऐसे था। तो आप कहेंगे 6 सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर 0। तो आपका स्टेरिक नंबर आ गया 6, स्टेरिक नंबर आ गया 6। क्या लिखेंगे, sp3d2। मुश्किल तो नहीं है? हाँ जी, शेप कैसा हो गया, sp3d2, 6 है। बोलिए बोलिए, 2 नाम बताए थे ना आपको, 2 नाम बेटा ये रखना पड़ेगा आप। एक तो मैंने आपसे कहा था ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं, हाँ, या आप कहते थे स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसको समझिए, अगर 6 आपके पास ऑर्बिटल हैं तो 4 ऑर्बिटल तो एक प्लेन में और 2 ऑर्बिटल ऐसे, इस तरह से बनाए थे बेटा हमने। सो बेसिकली स्टेरिक नंबर कुछ नहीं है, स्टेरिक नंबर है आपके कि कितने ऑर्बिटल आपके पास आ रहे हैं। हाँ, ये समझना पड़ेगा क्योंकि आगे सारा खेल इसी से चलना है, ओके। अच्छा, अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते तो आप कहते हैं कि सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। सल्फर में V कितना, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, ओके। मोनोवेलेंट 6 हो गए, कोई चार्ज नहीं है, 6 + 6/2 ये आपका स्टेरिक नंबर आ जाता है, और स्टेरिक नंबर 6 आया, यहां से भी 6 आया, ठीक है। जैसे ही 6 आया आपने कहा सर sp3d2। एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए एक और देखिए एग्जांपल, PCl5, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। PCl5, P के पास कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, और मोनोवेलेंट कितने हैं, क्लोरीन मोनोवेलेंट होता लिखा है आपको, तो 5 + 5/2, स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 5। बात समझ में आई? जैसे ही 5 आया आपने कहा sp3d। बेसिकली आपके ये नंबर ऐसे ही चल रहे हैं, 1 3 4, एक यहाँ पे 5 हो गए, ठीक है, ओके। एक और देखिएगा, IF7 स्टेरिक नंबर आई है, क्लोरीन वाली फैमिली है, लास्ट ऑर्बिट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। लोन पेयर कितने, सबने तो बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर कहां बचा, तो 7 आ गया। या आप चाहें तो 7 + 7/2 कर सकते हैं, तो स्टेरिक नंबर 7 आएगा। 7 आया तो sp3, 4 ये हो गए, d3, ठीक है। हाँ जी, शेप कैसा, अच्छा पहले ऊपर वाले का भी शेप नहीं लिखा था हमने, sp3d का 5 है, 5 ऑर्बिटल्स हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल
बाय पिरामिडल, पिरामिड बन रहा है दोनों साइड, इसलिए बाय पिरामिडल आता है बेटा। ये कुछ ऐसे था, एक ट्रायंगल लिया, एक ऊपर एक नीचे, ये थ्री ऑर्बिटल ये रहे, एक नीचे एक ऊपर। फाइन। sp3d3 टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 7। इक्वेटोरियल प्लेन में कितने होंगे? 5। ये क्या कहलाएगा? पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल 7 वाला। 1 2 3 4 5 6 7। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो मैंने आपको अभी जिनमें चार्ज नहीं था वो तो एक ही हुआ ना केवल, चलिए वो ले लेते हैं, और ले लेते हैं चार्ज वाले। एक चार्ज वाला लेते हैं NH4+। हाँ जी, NH4+। ओके, अगर लेविस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा बेटा, N+ और 4H के साथ कनेक्टेड। ये लेविस स्ट्रक्चर सारे कराए हुए हैं आपको। ओके, तो क्या होगा? स्टेरिक नंबर कितना आ गया? चाहे सिग्मा बॉन्ड से कर लो, चाहे फॉर्मूला लगा लो, स्टेरिक नंबर आएगा 4। और जैसे ही ये 4 आया आप कहोगे sp3 हो गया। sp3 का मतलब शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। आ रहा है समझ में? ये NH4+ हो गया। अच्छा, अब एक ना ऑर्गेनिक की चीज लेके आ रहा हूं, ऑर्गेनिक में बहुत यूज में आएगा, वो है आपका CH3+। CH3+ कैटायन है ये, कार्ब कैटायन कहते हैं इसे, कार्बो कैटायन। हाँ, C+, C+। सेंट्रल एटम सी है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। C+ का मतलब क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ने एक एक H के साथ बॉन्ड बना लिया, ऐसे करके होगा। क्लियर है? चाहे तो ऐसे कर लो, चाहो तो वैलेंशियल वाला फॉर्मूला लगा लो। हाँ, आंसर दोनों से सेम आएगा। दिखा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है। स्टेरिक नंबर कितना आ गया? आपने कहा स्टेरिक नंबर 3 आ गया। जैसे ही स्टेरिक नंबर 3 आया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। बात समझ में आई? ओके, अब अच्छा वो फॉर्मूला बताऊं? चलो ये लो, ये लो, ये लो। अच्छा, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। ओके, V4 हो गया, V यहां लिख दिया मैंने। कितने मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड, मोनोवेलेंट एटम कनेक्टेड है? 3। M की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज माइनस होना है, डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया? 6/2, दैट इज 3। आंसर वही आया, sp2। क्लियर है? अब जरा सोचो, अगर CH3+ है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑर्बिटल कैसे होंगे? 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल हमेशा इस वे में होंगे। इसे क्या कहते थे? नाम क्या है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बाय नहीं, प्लेनर है ये तो। अब इधर उधर हलवा मत बना देना सब चीजों का, ठीक है? ट्राइगोनल प्लेनर होगा ना बेटा। हाँ, 120 डिग्री के एंगल पे 3 है तो 120 डिग्री के एंगल पे जाएंगे। चलो एक और देख लो, एक और देख लो। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया NO2+। अगर आपको याद हो इसका, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। N+ चार्ज आया और डबल बॉन्ड OO बन गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ये सिग्मा और ये सिग्मा, बाकी दोनों तो पाई है ना, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान रखना किसमें?
NO2 प्लस में। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, अगर आप कहें V कितना है, सेंट्रल एटम ढूंढा आपने N, V कितना है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कोई मोनोवेलेंट ऐड है, ऑक्सीजन ऐड है, तो मोनोवेलेंट कहां से आया, ये 0 हो गए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है 1 का, तो 5 माइनस 1/2 दैट इज 2, यहां से भी आंसर वही आएगा। तो ये कैसा होगा, लीनियर होगा बेटा, शेप इसका लीनियर होगा। कहानी समझ में आ रही है? अभी तक आपको शेप नहीं पता था, अब आप हाइब्रिडाइजेशन देख के उसके शेप को बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि वो लीनियर है, आप ये बता सकते हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर है, आप ये बता सकते हैं वो टेट्राहेड्रल है, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, स्क्वायर बाइपिरामिडल है, या ऑक्टाहेड्रल भी नाम है, ठीक है, या पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। अब आप बेटा शेप के बारे में कह रहे थे, तो ये रहे आपके शेप। देखिए यहां पर है क्या, ये एक डिफरेंट एटम है, ये एटम ए है, ये एटम बी है, ऐसा मान लीजिए, रेड कलर और व्हाइट कलर से आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर ए और बी दो एटम कनेक्ट हो रहे हैं तो लीनियर शेप आएगा। हाँ, अब अगर आप आगे बात करेंगे, यहां पे आपके पास ए है, ये बी है, ये बी है, तो आपका शेप कैसा आ रहा है, लीनियर। ये कैसे आ रहा है, ये हमने देखा, ये हमें हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, ठीक है। अब आपके पास 3 हैं, तो वो 3 इस तरह से आपकी कॉपी में अरेंज होंगे, 3 ऑर्बिटल, और ये 120 डिग्री का एंगल बीच में बनेगा। ये क्या शेप आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, फाइन। हाँ, अब अगर आप यहां पे देखें, ये देखिए ग्रीन कलर से जो दिखाया ना, ये आपको लोन पेयर दिखाए गए। ये आपका एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो ऑक्सीजन HH है, ठीक। अब बेटा अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, ग्रीन वाले को भूल जाइए, तो आपको शेप कैसा दिखाई दे रहा है, ये V शेप दिखाई दे रहा है, ऐसे करें। इसका नाम दिया बेंट और एंगुलर। समझ में आ रहा है? वैसे ये 4 अगर ऑर्बिटल है आपके पास तो शेप क्या होगा, 4 अगर आपके पास है तो शेप क्या होगा, अगर ये भी बॉन्ड होते, मान लीजिए ये भी बॉन्ड होते, तो 4 ऑर्बिटल वाला क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज था, और ये शेप आपका क्या बनता, CH4 में देखा था ना हमने, CH4 में, यस, ये हमारा बनता टेट्राहेड्रल। क्लियर है? ये देखिए ये बना हुआ, ये है ना, ये 4 वाला, ये देखिए 1 2 3 4 ये बने। अब इस 4 में से अगर 2 आपके लोन पेयर हो गए तो वो बेंट शेप आ जाएगा, ठीक है। और अगर केवल एक हुआ, जो किसमें होता था, अमोनिया के केस में, तो ये आपका ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। यस, अगर 5 होंगे तो ये एक प्लेन में तो 3 अरेंज हो जाएंगे, बाकी 2 इसके परपेंडिकुलर रहेंगे, ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। 6 के केस में ये आपका एक स्क्वायर बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं या स्क्वायर बाइपिरामिडल कह सकते हैं। पिरामिड समझ रहे हैं, किसी भी शेप को किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए तो पिरामिड बनता है। तो ये अगर मैं यहां पे इस तरह से कनेक्ट कर दूं तो ये मेरा पिरामिड बन रहा है। आगे समझ में? The theory is based on the idea that like charges repel each other until repulsions are minimized. The like charges in this case are the groups of valence electrons around a central atom in a molecule or ion. We'll represent them as bars attached to a sphere and show the electrostatic repulsions as yellow arrows of varying width. The simplest case has 2 negative groups around a central atom. At any angle less than 180 degrees, electrostatic repulsions push the bars apart. Repulsions are minimized when the bars attain a linear arrangement. Electron groups can be single bonds, as in gaseous beryllium fluoride, double bonds, as in carbon disulfide, triple bonds, as in hydrogen cyanide, or, as you will see shortly, lone pairs.
Three negative groups attached to a central atom attain minimal repulsions in the trigonal planar arrangement, which has an ideal bond angle of 120 degrees. We observe this angle in molecules with three identical groups, such as boron trifluoride and sulfur trioxide. Molecular shape is determined by the positions of atoms, not electron pairs. Therefore, if one of the electron groups is a lone pair, the molecular shape is not trigonal planar, but bent or V-shaped. Since a lone pair is held by only one nucleus, it is less confined in space and exerts greater repulsions on nearby bonding pairs. As a result, the bond angle is less than 120 degrees, as you can see in this model of ozone. Four electron groups around a central atom attain minimal repulsions in a tetrahedral arrangement, which has an ideal bond angle of 109.5 degrees. The tetrahedral shape is very common, especially in organic molecules. An example is methane, the simplest hydrocarbon. With one of the four electron groups a lone pair, the shape is trigonal pyramidal. Since a lone pair exerts greater repulsions than a bonding pair, the bond angle is less than 109.5 degrees. Ammonia is a common molecule with this shape. Its bond angle is 107.3 degrees. When two of the four groups are lone pairs, the molecule has a bent or V shape. Two lone pairs exert greater repulsions than one, so the bond angle is reduced even further. Water, for example, has a bond angle of only 104.5 degrees. Four electron pairs fill the valence level of a period 2 atom, but one from period 3 or higher can use d orbitals to expand its valence level and bond to more than 4 atoms. 5 electron groups minimize repulsions when they point to the corners of a trigonal bipyramid. Here we find two ideal bond angles. Equatorial groups lie 120 degrees apart, and axial groups lie 90 degrees away from equatorial groups. When phosphorus reacts with excess fluorine, the trigonal bipyramidal molecules phosphorus pentafluoride forms. Once again, when lone pairs are present, different shapes result. But a lone pair in an axial position creates 3 strong 90-degree axial equatorial repulsions, whereas a lone pair in an equatorial position creates only 2 90-degree repulsions. Therefore, to minimize the number of 90-degree repulsions, lone pairs always occupy equatorial positions. As before, lone pair repulsions reduce all other bond angles. With one lone pair, the object has a seesaw shape. Sulfur tetrafluoride is an example. With 2 lone pairs, the object is T-shaped, and the 2 remaining angles are less than the ideal 90 degrees. Bromine trifluoride is a T-shaped molecule. The final shape in the trigonal bipyramidal arrangement occurs when a 3rd equatorial lone pair repels the axial groups to 180 degrees. The object has a linear shape, as in the case of the triiodide ion. The final common arrangement has 6 electron groups attached to the central atom. Repulsions are minimized when the groups point to the corners of an octahedron and thus lie 90 degrees apart. Sulfur hexafluoride has an octahedral shape. Unlike the trigonal bipyramid, all positions are equivalent in an octahedron. So one lone pair can take any position to give the square pyramidal shape, with all bond angles less than 90 degrees. Iodine pentafluoride has this shape.
To minimize repulsions, a second lone pair must lie 180 degrees from the first. The four remaining bonding groups are repelled to the ideal 90-degree angle and define the square planar shape. Xenon tetrafluoride, one of the first noble gas compounds to be made, is a square planar molecule. अब बेटा अगर हम बात करें तो जनरली हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, है ना, बॉन्ड पेयर, या हम कहते हैं लोन पेयर। दोनों हैं क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब जरा सी इसको समझिएगा। मान लीजिए मैंने एक बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड किसके बीच बनेगा? दो एटम के बीच बनेगा। तो से ए है और बी है, इनके बीच मैंने एक बॉन्ड बना दिया। अभी मैं आपको इसको एक सिलेंडर टाइप से दिखा रहा हूं। आपको पता है ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के बीच में जो है वो ओवरलैपिंग हो रही होगी, ठीक, बिल्कुल। तो आपने कहा सर इस पे नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही है, ओके। और अब अगर मैंने बात की, मान लीजिए ए है, ए के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहीं पे होगा, ये प्योरली ए का होगा, ठीक। जबकि अगर आप यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ए का इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे होंगे, तो वो जितना ए के पास होगा उतना बी के पास हो सकता है अगर कोवेलेंट है, ठीक। ये भी हो सकता है पोलर हो, ये भी हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो अपनी ओर खींच रहा तभी पोलर बनेगा। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, है ना, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि किसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा ए पे, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में। 1 और 2 में लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ए में पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन ए के नहीं हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो ज्यादा कंसेंट्रेशन किसका होगा? इन दोनों का होगा, बिकॉज ये लोकलाइज्ड है, अपना ही है, ये अपना ही माल है बेटा। दोनों लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज अपना है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। समझ में आया? अच्छा, अब जब भी कोई बॉन्ड पेयर साथ में आएगा तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। दो बॉन्ड पेयर आसपास आ गए तो रिपेल करेंगे, चलिए। फिर आपने कहा भाई दो लोन पेयर आ गए तो लोन पेयर रिपल्शन भी पॉसिबल है, अच्छी बात। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन। ये कितनों को समझ में आया? ठीक है। तो हमारे पास जो बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर, अब नाम दे दिया हमने, बट एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। तो 3 टाइप के हमारे पास रिपल्शन पॉसिबल हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होगा? अभी अभी मैंने आपको कुछ बताया है, यस। तो हमने आपसे कहा कि लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होगा। क्यों? बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल पास हैं एक एक, ठीक। और बॉन्ड पेयर मिनिमम, इन तीनों की बात हो रही है बेटा। एक तो ये कहानी है, ठीक है। और बॉन्ड पेयर लोन पेयर इन दोनों के बीच में कहीं होगा। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए, ये तो रिपल्शन आया। अब यहीं से रिपल्शन थ्योरी बनेगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR। नाम यहीं से शुरू होगा, क्लियर है? तो जब भी आपका कोई शेप डिसाइड होगा, तो वो किससे डिसाइड होगा? कि किसी भी एटम में आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। बात समझ में आ रही है? बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, और वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, ये डिसाइड करेगा आपका शेप क्या होगा। फाइन। अब आपको पता है ये जो वैलेंस शेल, या इसको क्या कहें, वैलेंस शेल पेयर्स कह लेते हैं, वैलेंस शेल पेयर्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अब बात यह है कि क्यों रिपेल कर रहे हैं? रिपेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको स्टेबिलिटी चाहिए बेटा।
ये चाहते हैं कि इनका रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, जब तक रिपेल करते रहेंगे तब तक तो अनस्टेबल होंगे, तो मिनिमाइज रिपल्शन करना चाहते हैं। तो ये 3D स्पेस में या 2D स्पेस में इस तरह से अलाइन होना चाहते हैं कि इनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो जाए। बात समझ में आई? अब यही चीज आपने अभी वीडियो में देखी कि सपोज आपके पास दो बॉन्ड अगर इस तरह से आपको दिखाए गए, हाँ ये दो अभी बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये कब तक रिपेल करेंगे? जब तक ये लीनियर ना हो जाए। समझ में आ गई? अब जरा सोचो भाई, ये बॉन्ड थे कहां, ये इलेक्ट्रॉन थे कहां? ये ऑर्बिटल में ही तो थे। तो सारी कहानी उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल की है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने रिपेल किया। अगर केवल दो ऑर्बिटल थे, 2 ऑर्बिटल थे, तो शेप कैसा होगा? 2 ऑर्बिटल थे तो शेप लीनियर होगा। बात समझ में आई? बिकॉज वो दोनों पे नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, 3 ऑर्बिटल होंगे तो क्या होगा? 120 डिग्री पे आ जाएंगे। 4 होंगे तो 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमने पहले sp3 में याद किए हुए। 5 होंगे तो क्या होगा? 5 में 3 आपके इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होंगे और 2 आपके कहां अरेंज होंगे? एक्सियल प्लेन में। ओके, 5 के केस में ये आ गया। शेप कैसा आया? शेप कैसा आया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब समझ में आई चीजें? यस। और इसी से अब ये तो अभी हमने बॉन्ड देखा है। अब क्या होगा इसमें? आपको ऑर्बिटल में जरूरी नहीं बॉन्ड पेयर हो, अगर बॉन्ड पेयर है तो सबके सब सिमिलर आप मानेंगे और सबके सब जो है वो सेम, हाँ एंगल बना लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, सेम एंगल बनाएंगे। ठीक है, बट अगर यहां पर एक लोन पेयर आ गया, मान लीजिए, कहां पर आएगा उसकी बात अभी करेंगे आगे, कि वो एक्सियल पोजीशन पे आएगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। सबसे आसान होता है टेट्राहेड्रल का एग्जांपल लेना। सारी सिमेट्रिक पोजीशन है, कहीं पे भी दे दो, तो किसी भी एक को लोन पेयर मान लो। ये आपने लोन पेयर मान लिया। कुछ बुक्स में ये लोन पेयर बड़ा दिखाया होता है। क्यों? इसका रिपल्शन बड़ा होता है इसलिए बड़ा दिखा देते हैं। कुछ लोग इसको छोटा सा दिखाते हैं, कहते हैं ये तो यहीं पे कंसेंट्रेटेड है इसलिए छोटा दिखा दो। दोनों केसेस हो सकते हैं। तो आप कौन सी बुक में कैसे बना हुआ है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लोज है वहां पर। ठीक है, हाँ। अब क्या होगा? ये लोन पेयर इनको रिपेल करेगा, तो इनके बीच जो एंगल है उसमें स्लाइट चेंज आ जाता है, और यही चीज हमें VSEPR बताएगी। तो अब शुरू करते हैं VSEPR थ्योरी। अब बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करें तो द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। बॉन्डेड मतलब जो बॉन्ड पेयर हमने कहा, बॉन्डेड का मतलब हो गया बॉन्ड पेयर, और नॉन बॉन्डेड का मतलब लोन पेयर, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। दोनों टाइप के आपके हो सकते हैं इनके बीच, और ये सेंट्रल एटम की बात हो रही है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम के अराउंड ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किस तरह से अरेंज हैं ये शेप बताएगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस चीज को। These pairs of electron tend to occupy such positions in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2D में तो बड़े आराम से समझ में आ जाता है, बट 3D में समझना इसको, हाँ थोड़ा सा आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी।
और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि रट के भी चल जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रटिए, लेकिन मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो कहते हैं सर नहीं आ रहा समझ में, मैंने तो रट के ही कर लिया, मैं तो सारे क्वेश्चन सही कराया। क्लियर? तो बिल्कुल सही हो सकते हैं, बट अगर आपने समझ लिया तो बिल्कुल चांसेस आपके गलत होने के खत्म हो जाते हैं, और समझ के याद रखना ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे मैंने आपको बार बार ये चीजें बताई, अब आपको वो 6 केसेस जो हमने लिए हैं उनके सबके नाम याद हो गए होंगे। अगर आपको ये समझ में आता है मेरे पास 6 ऑर्बिटल है, मेरा ये शेप आना है, तो आप लिखोगे उसको। आगे जो चेंजेस आएंगे वो अभी बता रहा हूं, ठीक है? तो वहां से भी वो हो सकता है, लेकिन समझ में आ जाए तो और अच्छी बात। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। तो क्योंकि 3D स्पेस है, तो आप क्या करते हैं, आप एज्यूम करते हैं कि स्फेरिकल शेप आपके पास है, ये आपने स्फीयर एज्यूम किया, ठीक है? सपोज आप टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सेंट्रल एटम कार्बन यहाँ पे है, एक H इस तरह से पीछे यहां कहीं पे होगा, हाँ ये इस टाइप से आपकी 3D बन रही होगी। तो एक H आपका पीछे बैक साइड पे आ रहा होगा, एक H यहाँ पे आएगा, एक H यहाँ पे आएगा, और एक H आपका ऊपर आ गया। ये 4H इस तरह से अरेंज होंगे एक स्फीयर में, कार्बन के चारों ओर 3D स्पेस में इक्विडिस्टिंक्ट। बात समझ में आई? ये बात कही इन्होंने यहाँ पे 4th पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर and 2 or 3 electron pair of a multiple bond are treated as a single super pair. तो यहां पर आपको केवल सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करना है, पाई बॉन्ड्स की चिंता नहीं करनी है। वैसे भी जब हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने किसको देखा था, केवल सिग्मा बॉन्ड को, पाई बॉन्ड काउंट नहीं किए। फाइन। Where 2 or more resonance structures can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structure. इसको अभी हमने क्योंकि रेजोनेंस नहीं पढ़ा है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। रेजोनेंस ऐसा होता है बेटा कि कई बार एक लेविस स्ट्रक्चर आपके जो स्ट्रक्चर है, कंपाउंड है, उसको फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो आपको उसके जनरली 2 स्ट्रक्चर या 3 स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। तो वो 2 या 3 स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, और इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। इसको डिटेल में पढ़ना, चिंता मत कीजिए, पूरी ऑर्गेनिक में कहानी है इसी की है, ठीक? तो रेजोनेंस तो बहुत ज्यादा हमें पढ़ना है, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर एक नहीं 2 स्ट्रक्चर से आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी स्ट्रक्चर को एक नहीं 2 स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपका किसी एक स्ट्रक्चर पर ये VSEPR मॉडल अप्लाई होगा, किसी पे भी हो सकता है, ठीक है? फिर अपने लास्ट पॉइंट लिखा, द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। मैक्सिमम रिपल्शन किसके बीच होगा, लोन पेयर के, बिकॉज लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, एंड मिनिमम रिपल्शन आपका होगा बॉन्ड पेयर। आप चाहें तो इसका रीजन भी लिख सकते हैं, रीजन लिखिएगा, लोन पेयर इज लोकलाइज्ड ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है? एंड बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड between 2 atoms. क्लियर है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, लोन पेयर का साइज जो है वो मोर दिखाया जाता है, और बॉन्ड पेयर का साइज जो है वो लेस दिखाया जाता है, ठीक है? हाँ, ये ध्यान भी रखिएगा। अच्छा, एक चीज और ये भी लिख लीजिए, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। सिंगल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ओके? अब मैं आपसे कह रहा हूं सिंगल बॉन्ड
और डबल बॉन्ड का रिपल्शन, ठीक है, और डबल बॉन्ड का रिपल्शन। अच्छा, एजम्पशन ये है कि दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। हाँ, किसका रिपल्शन मैक्सिमम होगा? कॉमन सेंस। अच्छा, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो किसका रिपल्शन मैक्सिमम होगा? जहां पे चार्ज ज्यादा होगा। तो डबल बॉन्ड रिपल्शन मैक्सिमम होगा और सिंगल बॉन्ड रिपल्शन मिनिमम होगा। तो ये लिख लीजिएगा, ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि बेटा ये जो रिपल्शन है ये करता क्या है? ये रिपल्शन, ये आपके जो शेप हैं उनमें डेविएशन लाता है। तो रिपल्शन इफेक्ट्स रिजल्ट इन, ऐसे कर लो, रिपल्शन इफेक्ट रिजल्ट्स इन डेविएशन फ्रॉम आइडियलाइज्ड वो थे जो मैंने आपको, हाँ, लास्ट क्लास में शेप बताए थे, जब मैंने कहा था कि ऑर्बिटल, मैंने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात नहीं की थी, तो आइडियलाइज शेप्स की बात की थी। एंड ऑल्टरेशन इन बॉन्ड एंगल्स, तो बॉन्ड एंगल में चेंज हो जाएगा, कई बार थोड़ा सा शेप में चेंज हो सकता है, हाँ, थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड शेप है उससे चेंज आ जाता है। क्लियर? बिल्कुल, नोट कीजिए।